Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the remaining MCQs of chapter number 2. So MCQs 46 है. For two bodies of matter in contact, heat always flow from. So heat हमेशा वहाँ से ट्रांसफर होगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और उस तरफ ट्रांसफर होगा जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा. सो देखते हैं कि टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ कम. ऑप्शन 1 है द बॉडी विद ग्रेटर हीट टू द वन विद लेस हीट. हम हीट की बात नहीं करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे. सो ये ऑप्शन गलत है. दूसरा द बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू द वन ऑफ लोअर टेम्परेचर. सो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्लाइस ऑफ पिज्जा हैज 500 किलो कैलोरीज. इफ वी कुड बर्न the pizza and use all the heat to warm a 50-liter container of cold water, what would be the approximate increase in temperature of water? Note, a liter of cold water about 1 gram. So इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं. कैलोरीज इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट multiplied by weight multiplied by temperature rise. अब इस फार्मूले में हम पुट कर लेते हैं. हमारे पास जो हीट है 500 कैलोरीज है. सो देखते हैं 500 किलो कैलोरीज. इसी तरह स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो 1 है. वेट ऑफ वाटर हमें यहां पे दिया है 50 लीटर्स एंड टेम्परेचर राइज जो है वो हम मालूम करेंगे. सो मैं इसलिए इनको टी से जाहिर करूंगा. सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं. सो हीट जो है वो किलो कैलोरीज में है तो हम इसको सिर्फ कैलोरीज में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 500 और किलो जो है वो 10⁻³ होता है और किलो के लिए 10⁻³ इज इक्वल टू 1000. सो इसका मतलब हम 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1000 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 50 लीटर्स. सो लीटर जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं. इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है अ लीटर ऑफ वाटर अबाउट 1 kg. सो मतलब इसका 1 लीटर जो है वो 1 kg के बराबर है. 50 लीटर कितने के बराबर होगा? वो 50 kg के बराबर होगा. सो मल्टीप्लाई बाय टी. सो 50 और 1 मल्टीप्लाई करें सिमिलर आ जाएगा. सो ये आ जाएगा 5 कैलोरीज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे किलो हम अगेन कन्वर्ट कर लेते हैं. सो ये आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय टी. सो हमें टी चाहिए, टेम्परेचर राइज चाहिए, तो हम इनको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं. सो इस साइड में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड पे आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा. सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 लाख और 50,000 इज इक्वल टू टी. सो जो 40 हैं ये इन 40 के साथ कट जाएंगे. अब 5 1 ज़र 5, 5 10 ज़र 50. सो टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होगा. इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 48 द बॉन्ड दैट आर ब्रोकन व्हेन वाटर वेपोराइज आर. सो हम देखते हैं कौन से बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं. लेट सपोज ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बाउंड हुआ होता है. सो हमेशा दो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं. जो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान है उनको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड. सो जब वाटर के मॉलिक्यूल वेपराइज्ड होते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा. इसमें अब हम ऑप्शन चेक करते हैं. सो आयनिक बॉन्ड, सो ये ऑप्शन गलत है. द बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, सो बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल यही हाइड्रोजन बॉन्ड ही है. तो इसका मतलब ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट होगा. बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, तो जो एटम के दरमियान बॉन्ड होता है जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता. इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सो इनकी जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब इन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है. लेकिन ये बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं होता.
सो बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत है। Which of the following is an example of hydrophobic material? So hydro means water and phobia means hate. So जो वाटर से हेट करते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? सो इसमें पेपर वाटर को जज़ब कर सकता है, साल्ट जो है वाटर को जज़ब कर सकता है, शुगर जो है वो भी वाटर रिपेलेंट नहीं है। सो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, वैक्स। क्वेश्चन नंबर 50, वी कैन बी श्योर दैट a mole of table sugar and a mole of vitamin C are equal in their। अगर हम एक शुगर के मॉलिक्यूल को देखें और विटामिन सी के मॉलिक्यूल को देखें तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 1 मोल है तो 1 मोल में आते हैं 1 मोल हमेशा 6.022 क्रॉस 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स। सो 1 मोल ऑफ टेबल साल्ट में भी इतने पार्टिकल्स आएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स आएंगे, और 1 मोल ऑफ विटामिन सी में भी 6.022 क्रॉस 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड वुड यू use to make 10 liter of 0.1 molar aqueous solution of acetic acid? Note that atomic weight in Dalton are approximately 12 for carbon, 1 for hydrogen and 16 for oxygen. So यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, mass is equal to molarity क्रॉस molar mass क्रॉस volume in cm cube over 1000। इसमें अब हम सारे डेटा जो है वो पुट कर लेंगे। लेट सपोज हमारे पास सबसे पहले मोलरिटी है वो हमारे पास है 0.1। सो हम पुट कर लेंगे 0.1 क्रॉस मोलर मैस हमें मालूम नहीं है, सो सबसे पहले हम मोलर मैस मालूम कर लेते हैं। सो फार्मूला हमारे पास है C2H4O6। इसमें हम मैसेज पुट कर लेते हैं। सो कार्बन का जो मैस है वो 12 है और मॉलिक्यूल 2 है, प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस है वो 1 और मॉलिक्यूल 4 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस जो है वो 16 है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 है। सो इनको हल करते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24 प्लस 4 प्लस 32 28 प्लस 32। सो ये कितना आएगा 60। सो मोलर मैस जो है वो 60 ग्राम पर मोल आएगा। ओके, सो पुट कर लेते हैं 0.1 मोलरिटी, मोलर मैस जो है वो 60 आया। अब वॉल्यूम हमारे पास 10 लीटर है, तो लीटर को हम सीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 10 लीटर इंटू सीएम क्यूब, सो जो 1 लीटर है वो 1000 सीएम क्यूब के बराबर होता है। सो जो 10 लीटर होंगे तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 के बराबर होंगे। सो ये 10,000 आएंगे सीएम क्यूब। पुट कर लेते हैं 10,000 सीएम क्यूब और 1000। ये 30 इनके साथ कट जाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10। सो बराबर हो जाएगा 60। सो इसमें 60 ग्राम जो है वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, एसिड रेन हैज लोअर्ड द पीएच ऑफ पर्टिकुलर लेक टू 4.0। व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द लेक? हमें मालूम है कि जो पीएच रेंज है वो 10 रेज़ पावर -1 से 10 रेज़ पावर -14 तक होता है। ये वैल्यूज काफी स्मॉलर होती हैं, इस वजह से फिर हम इनका लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद ये वैल्यूज प्लस में आ जाती हैं और लार्जर वैल्यूज बन जाती हैं। सो अगर 10 रेज़ पावर -1 का लॉग लेता हूं तो ये 1 आ जाएगा, और
अगर 10⁻14 का log लूँ तो ये 14 आ जाएगा। इसका मतलब अगर pH 2 हो तो इसका बनेगा 10⁻⁻2। pH 3 पे बनेगा 10⁻⁻3। pH 4 पे बन जाएगा 10⁻⁻4। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि अगर 4 होगा तो इसकी जो मोलैरिटी है 10⁻⁻4 होगी। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ द लेक? उसी क्वेश्चन का हिस्सा है। हमारे पास KW वाटर कांस्टेंट बराबर होती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। KW की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻14 होती है। अगर जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻4 है, बाकी हाइड्रोक्साइड पर कितने आएंगे 10⁻⁻10। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। Question number 53, organic chemistry is currently defined as the study of compound that can made only by living organism। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आजकल 1000 ऑफ कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में तैयार नहीं होते। ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये ऑप्शन करेक्ट है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे उनको हम स्टडी करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। द स्टडी ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या है? सबसे पहले कंसीडर किया जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं, मतलब हम लेबोरेटरी के अंदर इनको तैयार नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनके लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसको नाम दिया जाता है वाइटल फोर्स। ये ऑप्शन भी गलत है। द स्टडी ऑफ नेचुरल इज अपोज टू सिंथेटिक कंपाउंड। जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचुरल हो, सिंथेटिक भी हो सकते हैं जो लेबोरेटरी में आजकल तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, चूज द पेयर ऑफ टर्म्स दैट कंप्लीट दिस सेंटेंस। हम देखते हैं सेंटेंस है हाइड्रोक्साइड इज टू। जो हाइड्रोक्साइड है वो असल में अल्कोहल के लिए होता है। इसमें ऑप्शन सबसे पहले का अल्कोहल कहाँ पे है? ऑप्शन सी पे। दूसरा है एज डैश इज टू एल्डिहाइड। जो कार्बोनाइल है वो एल्डिहाइड का एक ग्रुप है। हाइड्रोक्साइड अल्कोहल का ग्रुप है और कार्बोनाइल एल्डिहाइड का ग्रुप है। इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स हैज अ डबल बॉन्ड इन इट्स स्केलेटन। देखते हैं कि कौन सी में डबल बॉन्ड मौजूद है। सबसे पहला है हमारे पास ऑप्शन ए C3H8। 3 कार्बन कंपाउंड को प्रोपेन कहते हैं। लेट्स ये हमारे पास 3 कार्बन है, एक दूसरे के साथ अटैच हैं और इसके साथ 8 हाइड्रोजन अटैच हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, और आपको पता है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। C3H8 में अगर देखें तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही आते हैं। दूसरा ऑप्शन है C2H6, 2C हैं और 6H हैं, तो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड ही आते हैं। CH4, C और कार्बन की चूंकि वैलेंसी 4 है तो 4 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे, तो ये भी सारे सिंगल बॉन्ड है। C2H4, इस फार्मूले में अगर देखें कार्बन की 4 वैलेंसी है तो दोनों साइड पे अगर हम 2 हाइड्रोजन लगा दें तो उनके दरमियान डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। इसमें डबल बॉन्ड वाला ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी C2H4। क्वेश्चन नंबर 57, द गैसोलीन कंज्यूम्ड बाय एन ऑटोमोबाइल इज अ फॉसिल फ्यूल कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है इनसे एनर्जी हासिल होती है, इस वजह से इनको हम ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, which functional group is most responsible for some organic molecule behaving as bases। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितने भी हैं जो एज अ बेस बिहेव करते हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। जैसा कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन में ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसकी वजह से प्रोटीन एज अ बेस बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term includes all other in the list।
सो कौन सा ऐसा है जिसमें बाकी तमाम आते हैं? सो मोनोसेकेराइड है सबसे पहले, एक कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है। डाइसेकेराइड ये भी कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है जो कि ओलिगोसेकेराइड में आएगा। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट की किस्म है जो कि पॉलीसेकेराइड में आता है। तो इसका मतलब तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60, द मॉलिक्यूलर फार्मूला for glucose is C6H12O6. What would be the molecular formula for a polymer made by linking 10 glucose molecule together by condensation reaction? So 10 ग्लूकोज यूनिट्स हैं, वो आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू आपस में इकट्ठे हुए हैं। लेट सपोज ये हमारे पास 10 ग्लूकोज यूनिट है। सो अगर आपस में कंडेंस होंगे तो एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। सो अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है सो उसका फार्मूला ये होगा। अगर उसी तरह 10 मॉलिक्यूल होंगे तो 10 के लिए 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 60, 10 12 120, 10 6 60। सो ये फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें जो वाटर लॉस हो रहे हैं, वाटर निकल रहे हैं, तो 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज होंगे। 9 वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है कि 18 हाइड्रोजन और 9 ऑक्सीजन जो है उनमें कमी आ रही है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कमी लेके आते हैं तो वो फार्मूला होगा। सो C60, H जो है वो 18 कम हो रहे हैं, सो ये आ जाएगा H112। 9 ऑक्सीजन कम हो रहे हैं, सो इनका आ जाएगा O51। सो जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, देयर आर 2 रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा बिकॉज। सो 2 रिंग फॉर्म है ग्लूकोज के, अल्फा और बीटा। अल्फा जो है वो स्ट्रक्चर है जिसमें जो COOH है और फर्स्ट OH वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जबकि अगर दोनों एक साइड पे हो तो हम इनको कहते हैं बीटा। सो ये बीटा ग्लूकोज होगा और ये अल्फा स्ट्रक्चर है। और इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। सो ये इनके जो पोजीशन है वो 2 हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है और ये निचले साइड पे भी हो सकता है। तो इसमें जो मेन है इस पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को एनेंट्रोमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, चूज द पेयर ऑफ टर्म्स दैट कंप्लीट्स दिस सेंटेंस। न्यूक्लियोटाइड्स आर 2। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जबकि अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट का मतलब है लिक्विड स्टेट में मौजूद हो। ऑप्शन देखते हैं। दे आर मोस्ट कॉमन इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। सो एनिमल्स में इतने ज्यादा मौजूद नहीं है क्योंकि एनिमल्स में फैट्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म के होते हैं, तो वो सैचुरेटेड होते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ऑप्शन बी, दे हैव डबल बॉन्ड इन कार्बन चेन्स ऑफ देयर फैटी एसिड। सो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि जब डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं तो डबल बॉन्ड उनको एक दूसरे के साथ कंप्रेस होने नहीं देते। जब कंप्रेस नहीं होते तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते और लिक्विड में रहते हैं। सो इस वजह से ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन सी देखें, दे आर जनरली सॉलिडिफाई एट रूम टेम्परेचर। सो ये भी गलत है क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। ऑप्शन डी, दे कंटेन मोर हाइड्रोजन देन सैचुरेटेड फैटी। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, अनसैचुरेटेड में कम होते हैं। सो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज। सो जितने भी सेक्स हार्मोन है उनको स्टेरॉइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, फॉर अ प्रोटीन टू हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इट मस्ट। सो जब प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा तो इसके कौन से खसूसियात हो सकते हैं, देखते हैं। हैव 4 अमाइनो एसिड। सो जरूरी नहीं कि 4 ही हो, क्योंकि अगर हम हेमोग्लोबिन देखें तो उसमें 574 अमाइनो एसिड होते हैं। ऑप्शन बी, कंसिस्ट ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। सो ये करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी पॉलीपेप्टाइड के यूनिट हो सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड यूनिट, सो जरूरी नहीं कि सिर्फ 4 हो, कम भी हो सकते हैं। हैव एट लीस्ट 4 डाइसल्फाइड ब्रिजेस। सो ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ 4 ही बनाए, ज्यादा भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66,
What does a protein lose when it denature? Its primary structure. So primary structure denature नहीं होता, primary structure असल में sequence of amino acid से होता है. B, its 3-dimensional shape. अभी मैंने आपको बताया. So ये ऑप्शन जो है 3D स्ट्रक्चर वाला ये करेक्ट होगा. It peptide bond break नहीं होते. Its sequence of amino acid. So ये भी गलत है. Question number 67. Which of the following is complication contributing to the difficulty of protein folding problem? So protein folding problem में main intermediate stages जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. So intermediate वाला देखते हैं. A specific protein has several alternate amino acid sequence. तो ये ऑप्शन गलत. ऑप्शन B, there are no methods for revealing the 3D structure of protein. So ये भी गलत है क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट हैं जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं. ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट स्टेजेस इन फोल्डिंग इफेक्ट द फाइनल शेप. सो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रिसाइज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को मालूम कर सकते हैं. 68. विच ऑफ दीज टर्म इंक्लूड ऑल अदर इन द लिस्ट. सो कौन सा ऐसा है जो कि तमाम को इंक्लूड करता है. सो इसमें न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए और आरएनए को कहते हैं. न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड की एक बिल्डिंग मटेरियल है. इसी तरह नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड का एक हिस्सा है. प्यूरिन्स जो है प्यूरिन्स एंड पायरिमाइडिन. इसका मतलब ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड के पार्ट्स हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन 69. What is the atomic number of an atom that has 6 proton, 6 neutron and 6 electron? So हमें पता है atomic number A is equal to Z plus N. Z is the atomic number. Atomic number क्या होता है? Number of proton present in the nucleus. So proton कितने हैं? 6. So हम Z लिखते हैं 6. Neutrons भी 6 हैं तो ये भी 6. तो atomic mass कितना आएगा? 12. So option B is correct. Question number 70. Which of these refers to atom with same atomic number but different atomic mass? So ऐसे एटम जिनके सेम एटॉमिक नंबर होंगे और डिफरेंट एटॉमिक मास होंगे उनको आइसोटोप्स कहते हैं. तो इसमें ओनली ऑप्शन डी करेक्ट है. These atoms are isotopes. Question number 71. An uncharged atom of boron has atomic number of 5 and atomic mass of 11. How many protons does boron have? The number of protons in the nucleus of atom is called atomic number. So अगर atomic number 5 है तो number of proton भी 5 होगा. ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है. ऑप्शन सी गलती से लगा. क्वेश्चन नंबर 72. The innermost electron shell of an atom can hold up to electrons. So innermost shell कौन सा होता है? ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है. तो सबसे पहला है ये इनर मोस्ट है, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा. सो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2n² के फार्मूले से लिखते हैं. सो अगर ये इनर मोस्ट है तो इसका मतलब ये पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा. सो इनर मोस्ट मीन्स फर्स्ट शेल, तो इसमें n जो है 1 होगा. 2 × 1² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2. सो पहले शेल में ओनली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं. इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 73. व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज जॉइनिंग द 2 हाइड्रोजन एटम्स. सो हाइड्रोजन जो है ग्रुप नंबर 1 से ताल्लुक रखता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. अब या तो ये डुप्लेट रूल कंप्लीट करेगा या ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो ये मैक्सिमम डुप्लेट रूल कर सकता है अगर किसी और एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे. सो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है H2. सो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. सो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 74. इन सॉल्व व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड. सो ये एग्जांपल हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें आयनिक बॉन्ड होगा सोडियम और क्लोराइड, क्योंकि सोडियम जो है इनके ऊपर प्लस चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, और प्लस और माइनस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 75. एन आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स. सो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि 2 चार्ज होते हैं और दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं. सो इसमें ऑप्शन
वन है द शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये गलत है। एन अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। जैसा कि सोडियम है और क्लोराइड है, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर माइनस, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन सी नो एटम अदर देन सोडियम एंड क्लोरीन, सो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि आयनिक बॉन्ड काफी और एटम्स के दरमियान भी बन सकता है। जितने भी साल्ट्स हैं तकरीबन साल्ट आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। ऑप्शन डी द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सो अनइक्वल शेयरिंग जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में होती है जिसमें एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। थैंक्स अ लॉट। द रिमेनिंग MCQs विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो।